तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लिमिटेशंस। हाँ हाय स्टूडेंट्स, मेरा वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डन। सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए। ये पहले से प्रैक्टिस करवाना चाहिए था। ये वीडियो के लास्ट में बोला जाता है। सब तुम लोग यही बोल दो अभी चलते हुए में। खैर लिखिए, कहानी सुनिए। अभी लास्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े, एनर्जी का पूरा डेरिवेशन किए। एनर्जी इज इक्वल टू वो 1 बाई लैम्डा का एक्सप्रेशन, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सब हम लोग कर लिए। अब ये इतना तो हमें समझ में आ गया था सारे डेरिवेशन को समझने के बाद कि बोर बहुत क्लोज चले गए थे मॉडल के, क्योंकि आप एकदम रेडियस बता दे रहे हैं कि कितने दूरी पर इलेक्ट्रॉन है, आपने बता दिया कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, आपने ये बता दिया कि कितना टाइम लगेगा उसको एक चक्कर काटने में, आपने ये बता दिया कि भाई उसकी एनर्जी क्या है, फिर आपने एनर्जी का डिफरेंस बता दिया। बहुत सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। लेकिन बोर के मॉडल में भी कई खामियां देखने को मिली। बहुत सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था एक, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम के ऊपर। फर्स्ट तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सेकेंड जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बोर का जो मॉडल है ये एक 2D मॉडल है। कैसा है? 2 डायमेंशनल मॉडल है। 2 डायमेंशनल मॉडल मतलब आपने देखा ना, ये ऐसा न्यूक्लियस, उसने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? शेल्स हैं, और इस शेल्स पर कौन घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसने कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है कि ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। उसने कहा कि ये कैसा मॉडल है? 2 डायमेंशनल मॉडल है, यानी ये सर्कुलर ऑर्बिट है। उसने कहीं भी स्फेरिकल ऑर्बिट का बात नहीं किया है। किया कहीं पे स्फेरिकल ऑर्बिट का बात? वो हमेशा क्या कह रहे हैं? इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट यानी सर्कल, सर्कल मतलब वो 2 डायमेंशनल फिगर है। जबकि हमारा जो एटम का मॉडल है वो एक्चुअली क्या है? एक 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो दो तो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की अपने मॉडल में। लेकिन हम क्या गलती बोलेंगे, अगर ये यहां तक नहीं पहुंचाए रहते तो इसके आगे का साइंटिस्ट लोग और आगे का चीज नहीं ढूंढ पाया रहता। तो ये तो बहुत मदद किए, लेकिन कोई चीज गलत है तो गलत है। बाकी कोई नया साइंटिस्ट आके उसको अगर और सही बता रहा है तो उसकी बात हम लोग को माननी पड़ेगी। तो कुछ 3-4 गलतियां हैं, उसको एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट जो प्रॉब्लम इस मॉडल का है, that is this model, this theory is applicable only to hydrogen or hydrogen like element, hydrogen or hydrogen like element। ये सिर्फ उन्हीं सारे एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल था जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब उसके आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ उसी पर इसका मॉडल जो है वो वैलिड था। पॉइंट नंबर 2 जो कि सेकेंड पॉइंट है, द मॉडल अज्यूम्ड बाय बोर, the model assumed by Bohr was a 2-dimensional model, whereas the actual model is a 3-डायमेंशनल मॉडल। जो सच का एटम है वो कैसा है? वो 3 डायमेंशनल है, पर बोर ने जो एटम बताया हमें वो कैसा है? वो 2 डायमेंशनल है। तो इसका सबसे बड़ा एक तो ड्रॉबैक। तब 2 ऐसे इफेक्ट हैं जिसको उन्होंने बिल्कुल ही, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। एक का नाम है स्टार्क इफेक्ट और एक का नाम है जीमन इफेक्ट। तो ये दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, स्टार्क और जीमन। ये दोनों ने क्या किया और क्या ये नहीं देख पाए उसको हम लोग लिखते हैं। लिखिए, Bohr could not explain
splitting of light under electric and magnetic field. Splitting of light under electric and magnetic field, which was observed by two scientists, which was observed by two scientists. पहले का नाम था जीमन, ZEEMAN, और इसी से जो इफेक्ट आया उसको क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट कहते हैं, जिसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड में वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाए थे आपने, दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में देयर वेयर फर्दर मेनी स्मॉल लाइंस विच वेयर अवेलेबल। ये भोर अपने मॉडल में नहीं देख पाए थे। उन्होंने पहला लाइन और सीधे दूसरा लाइन, उसके बीच के जो और इंटरमीडिएट लाइंस थे, इसके बारे में भोर कुछ भी नहीं बता पाए। और ये पहली बार किसने देखा? जीमन में देखा, इन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि दो लाइंस के बीच में क्या है? फर्दर छोटे छोटे और स्प्लिटिंग लाइंस प्रेजेंट है। तो ये पहली बार जीमन ने देखा था। whereas दूसरा इफेक्ट है, द सेकेंड इफेक्ट इज, whereas द सेकेंड इफेक्ट इज स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क्स इफेक्ट। जीमन्स इफेक्ट है स्टार्क्स इफेक्ट, और इन्होंने ही वही स्प्लिटिंग ऑफ लाइन किसके प्रेजेंस में देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में देखा। तो स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट, ये दो इफेक्ट थे जिसके बारे में भोर कुछ भी बता नहीं पाए थे। तो जीमन इफेक्ट के बारे में लिख लीजिए एक लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड was first observed by Zeeman. The splitting of light in the presence of magnetic field was first observed by Zeeman and is known as Zeeman effect. The splitting of light in the presence of magnetic field was first observed by Zeeman and it is known as Zeeman effect. उसी को क्या कहते हैं? Zeeman effect कहते हैं। और पहली बार ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसने देखा? स्टार्क ने देखा, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो लिख दीजिए, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was first observed by Stark. The splitting of line in the presence of electric field was first observed by Stark and hence is known as Stark effect, and hence is known as Stark effect. इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना कॉमन सेंस लगाइए, देखिए वहां पे ऊपर वाली लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड खाली लिखा हुआ है और नाम जीमन से स्टार्क हो गया है, बस इतना ही अंतर है। पर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज, तो रहेगा तब ना लगा पाइएगा, है ही नहीं तो फिर उसका क्या उपाय है? बात सही है। देखिए वो खुद भी कह रही है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज। वेरी गुड, चलिए डन। तो जीमन और स्टार्क ने अपना अपना इफेक्ट दिखा दिया। जीमन इफेक्ट ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन दिखाई दी, और स्टार्क ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जीमन ने बोला मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइन। वो दो लाइंस के बीच में और भी फर्दर कई सारी लाइंस उसको दिखाई दी। नेक्स्ट, बोर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन। अगला जो है, हम लोग कितने नंबर पॉइंट पे हैं? 1 2 3 4th पॉइंट पे हैं। 4 नंबर, चौथा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट क्या है? 4th नंबर पॉइंट जो है दैट इज बोर फेल्ड टू एक्सप्लेन the shape or structure of compound, structure of molecule
मॉलिक्यूल और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब कभी भी कोई एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है या फिर क्या फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, तो इसका क्या शेप होगा या इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके बारे में भी कोई बात हमें कौन नहीं बता पाए, बोर नहीं बता पाए। कि शेप एंड साइज के बारे में कोई बात इन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट, आपने दो इक्वेशन लिखा था वहां पर। क्या लिखा था? पहला इक्वेशन लिखा था फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, जहां पे आपने 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। और सेकंड एक और इक्वेशन आपने लिखा था, क्या लिखा था? mvr, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, याद करिए। मैंने कहा था अगर किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह पर स्थित है जहां पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, यानी नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? बराबर है, तो दोनों आपस में कैंसल आउट कर गया। कैंसल आउट कर गया मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वो किस स्पीड से चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर चक्कर काट रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, यानी उसके ऊपर नेट एक्सीलरेशन जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। हमने लिखवाया है एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr लिखवाए थे। mvr इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। और mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लिखवाए थे उसको बोर ने अपने मन से पता नहीं कहां से ये कह दिया कि mvr जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। ये कहां से आया भोर को पता? भोर ने कह दिया बस कि mvr किसके बराबर? nh/2π के। पूरा डेरिवेशन हम लोग इसी के आधार पर किए हैं, अभी पूरा का पूरा डेरिवेशन इसी आधार पर हुआ है। पर ये आया कहां से भोर ने, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया। भोर कुड नॉट एक्सप्लेन, लिखिए भोर कुड mv स्क्वायर बाई आर, नहीं वो तो mv स्क्वायर बाई आर, ये mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये एंगुलर मोमेंटम है। वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहां पे है mv स्क्वायर बाई आर, ये है mvr, ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का वैल्यू nh/2π कहां से आया, ये भोर ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। बोल दिए कि इतना होगा और उससे पूरा डेरिवेशन भी हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, पर ये आया कहां से ये भोर हम लोग को बता नहीं पाए। आगे चल के डी ब्रोगली ने बताया है कि अरे भोर बता तो दिए थे पर कैसे उनको खुद नहीं पता था, मैं बताता हूं उनको कैसे ये वाला आया। तो फिर डी ब्रोगली ने हमें बताया कि ये इक्वेशन आया, पर भोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यूज करके उन्होंने पूरा डेरिवेशन किया, पर ये कहां से आया उसका कोई जस्टिफिकेशन भोर नहीं दे पाए। नहीं होता है कि सर मेरा आंसर तो आ गया, अब कहां से आया ये हम नहीं जानते। क्या नहीं कि आंसर मेरा आ गया पर कैसे आया हम नहीं जानते। ये यूज तो कर लिए, बोले कैसे आया वो हम नहीं जानते कैसे आया, पर ये यूज करने से मेरा सारा काम बन जा रहा है। पर कैसे आया कहां से आया उतना सवाल मत पूछो, तुम आम खाओ गुठली के पीछे मत भागो। तो भोर ने भी ऐसे ही उस टाइम जस्टिफाई किया होगा, बाबू कैसे लाए, और उतना टेंशन मत लो, तुम यूज करो, देखो सब आंसर ठीक आ रहा है, कहां से आया उतना ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। तो लिखिए भोर थ्योरी assumes that the angular momentum of electron, Bohr's theory assumes that the angular momentum of electron, the angular momentum of electron, angular momentum of electron is integral multiple of h/2π, h/2π. Angular momentum is integral multiple of h/2π, but he could not explain the theory behind this assumption. He could not explain the theory behind this assumption,
इस अजम्पशन का क्या थ्योरी है, इसके बारे में बोर को भी आइडिया नहीं लग पा रहा था। बढ़े आगे, बढ़े आगे। इस हिसाब से, और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका ड्रॉबैक है, दो थ्योरीज आई। कौन कौन सी? एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप। ये दो ऐसी थ्योरीज थी जिसके वजह से ग्रेट सेटबैक टू बोर्स थ्योरी, यार बोर्स मॉडल, बहुत बड़ा झटका लगा। ग्रेट सेटबैक टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये दोनों थ्योरी आके तो बर्बाद ही कर दिया बोर को, बोर एटॉमिक मॉडल। इनका सारा मेहनत को गुड़ गोबर कर दिया, पानी पानी कर दिया। क्या इनने बताया? किसने? हाइजेनबर्ग में। पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, जस्ट एक आइडिया कि हाइजेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो आप बार बार कह रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन है, वहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को कोई देखा है आज तक? इलेक्ट्रॉन को कोई आज तक देखा नहीं। कहां है, कैसा है, कोई नहीं देखा है। तो इलेक्ट्रॉन को देखना संभव है भी नहीं। क्यों संभव नहीं है? तो उसको किसने समझाया? हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया कि जैसे आप हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव को फील कर सकते हैं, जैसे आप लाइट के प्रभाव से किसी चीज को देख सकते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रभाव देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सकता। हवा को आप फील कर सकते हैं। भाई पंखा चल रहा है तो आप ऐसे हवा कीजिएगा तो आपको हवा लगेगा, लेकिन आप कहिएगा हवा कहां है तो उसको आप नहीं देख सकते हैं। हवा देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से लाइटें जल रही हैं, फैन चल रही है, पर कोई कहते तुम इलेक्ट्रिसिटी आज तक देखे हो? हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते। इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव को फील कर सकते हैं, उसके इंपैक्ट को देख सकते हैं कि भाई आपने स्विच ऑन किया, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी लाइट जली तो आपको दुनिया दिखने लग गया। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है तो आपको ठंडा लग रहा है, आपको हवा लग रहा है, पर उसके इंपैक्ट को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। और ये तो खैर ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी आप जीवन में नहीं देख पाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जिसने अगर देख लिया एक बार तो वो आखिरी बार होगा उसको देखेगा। भाई उसको तो दोबारा और जीवन में देखना संभव नहीं है। कई बार हमको बोलता है कि सर फिजिक्स जो पढ़ाते हैं सर आप, तो कुछ फील दिला के पढ़ाया कीजिए। तो फील आदमी क्या दिलाएगा? भाई चलिए किसी को धक्का लगा रहे हैं तो सच में धक्का लगा दिया, तो 11th क्लास का फिजिक्स तो चलो फील करवा भी दें। 12th क्लास का पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। अब उसमें जो आप कहिएगा सर फील कराइए, हाँ तो उसको फील करना तो जाइए अपना उंगली उसमें उस सॉकेट में घुसा दीजिए, अब फील कीजिए, परमानेंट फील करिए, और उसका फील करते करते ही ऊपर का गमन हो जाएगा। तो वो चैप्टर में फील दिलाना संभव नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोले सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएं, थोड़ा फील कराइए, जाइए अपने से फील कीजिए, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मरोगे बेटा तो तुम अकेले जाओगे, तो नहीं मरोगे, तो एक बार ट्राई कर लो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाइए जाके उसमें हाथ घुसा लीजिए, अपने फील हो जाएगा। नहीं ये सुने कि नहीं? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये समझते हैं कि नहीं? इसका मतलब नहीं समझते हैं, मुहावरा नहीं जानते हैं। ये हिंदी का बड़ा अच्छा मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। मतलब अगर हाथ में कोई कंगन पहना है तो उसको मिरर से देखिएगा कि आंखें से दिख जाएगा। आरसी माने मिरर होता है। कहे हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में अगर कोई कंगन पहना है तो उसके लिए मिरर का जरूरत नहीं, तो आंख से दिखेगा। अब पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो पढ़ा लिखा है उसको तो सब समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाइए वहां सामने प्लक है, उंगली घुसाइए, भगवान साक्षात दर्शन देंगे, मेरी आवश्यकता ही नहीं है उसमें, दूर दूर तक कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जाओगे हम तो हलफनामा लिख दो कि क्लास में सर पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, मेरा स्वयं इच्छा हुआ करने का, तो मैंने प्लक में हाथ डाले, इसमें एक्सपेक्टर प्रणव सर किसी का कोई योगदान नहीं है।
लिख दो एक फलफनामा, जाओ 2 बार 3 बार, ये तो 220 है, बोलो हम तुमको 11,000 32,000 जय हजार पर बोलोगे तय हजार पर फिल करवा देंगे। खैर, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा किनको, इनको, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको कोई आज तक देख नहीं सका है, सिर्फ उसके इंपैक्ट को हम देख सकते हैं, सिर्फ उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे, जब कब पढ़ेंगे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और डी ब्रोगली ने, अभी तक सब कहानी ये लोग के अंदर चल रहा था, एक को कह रहा पार्टिकल है, एक तो कह रहा है वेव है, सब मोहामोही मतलब थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, कोई इसको प्रैक्टिकली माने कोई इक्वेशन लिख के नहीं दिखाया। पहले साइंटिस्ट है जो इक्वेशन लिख के दिखा दिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, एच माने प्लैंक कांस्टेंट, और नीचे एम भी माने मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी माने मोमेंटम, मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर, लैम्डा मतलब वेव नेचर। एक ही चीज के पास दोनों, मोमेंटम भी और वेवलेंथ भी, दोनों नेचर तभी होगा ना जब दोनों का आप बराबर कर रहे हैं। ये पहली बार किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया। उस रिलेशनशिप की वजह से ये भाई साहब का थ्योरी का व्हाट लगा डाला। हेडिंग डालिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर। बढ़े आगे, 6 पॉइंट ध्यान रहेगा, लिखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रोगलीज। तो डुअल नेचर हमने लिखवाया था क्या? पीछे जाएं, नहीं लिखे हैं अभी तक। डुअल नेचर हमने लिखवाया था कि डुअल नेचर मतलब, डुअल नेचर होता है किसी भी पार्टिकल का, जहां पे हम कहते हैं कि कोई अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वेव नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है और पार्टिकल नेचर कम होता है। वेराज अगर कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम, आप, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, पंखा, लाइट, बोर्ड, इन सब के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या ज्यादा, कौन सा नेचर है इनके पास? पार्टिकल नेचर है, और वेव नेचर जो है वो क्या है? कम है। तो ये बात सब बहुत डिटेल में किसने प्रूफ किया? डी ब्रोगली ने प्रूफ किया। तो लिखिए, वी नो दैट लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डुअल नेचर। वी नो दैट, अच्छा ये देखिए, ये जो डी है ये छोटा ही लिखाता है। आप गलती से अपने बुद्धि मत लगाइए कि मास्टर बोका है, बी को बड़ा लिख रहा है और डी को छोटा लिख रहा है। एक कुछ इन लोग का होगा, ये साइंटिस्ट जहां से बिलोंग करते होंगे, ज्यादातर चांस तो देख के लग रहा है कि ये कहीं यूरोपियन कंट्री में है, जहां पर फ्रांस के होंगे, काहे कि वहीं पर कैपा दे, ये सब वर्ड, दे वर्ड वहीं ज्यादा यूज होता है। तो फ्रांस में ही कुछ दे का मतलब कुछ होता होगा, हमें उतना ज्ञान नहीं है कि क्या होता है, पर डी जो है इसको स्मॉल ए लिखा जाता है, क्योंकि एक बार हमने बहुत बड़ा गलती किया था, हम डी कैपिटल लिख दिए थे अपने नोटबुक में, तो हमारा मास्टर गरियाया था, बोला गया कि तुम्हारा नाम कोई ऐसा लिख देगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारा नाम कोई ऐसा लिख देगा तो कैसा लगेगा? हम बोले सर पी छोटा आ रहे ने भी बड़ा कर दिए, तो बोला ऐसे ही ना, जैसे तुमको बुरा लगा उसको भी तो बुरा लगता होगा कि तुम उसका नाम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो उसका नाम है वही लिखो। तो आप भी याद रखिएगा, डी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। नींद में भी लिखिएगा तो डी को क्या लिखिएगा? छोटा, और ब्रोगली को बड़ा लिखिएगा, BROGLI, GILEI ब्रोगली, LIE ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन क्या कहा? अच्छा ये याद रखिएगा, मोगली नहीं है, ब्रोगली है। डी ब्रोगलीज इक्वेशन, राइट। लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस have dual nature. Light and electromagnetic radiation have dual nature, that is wave and particle nature. Wave and particle nature. Wave and particle nature. Wave and particle nature. In the year 1924, साल कौन सा आ गया? 1924। इन द ईयर 1924 लुइस दे ब्रोगली, देखिए हम बोल ही रहे थे कि फ्रांस के होंगे, फ्रेंच फिजिसिस्ट, लिखा भी है लुइस डी ब्रोगली, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट, यानी फ्रांस के एक फिजिक्स पढ़ने वाले किसी
विद्यार्थी या साइंटिस्ट का नाम है, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट advanced a new idea stating that all moving material particles ब्रैकेट में लिखिए माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी छोटा, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ा, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा हो, अगर वो मूविंग पार्टिकल है, अगर कैसा पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल यानी मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी है, यानी उसके में मोशन है, तो इट पोजेस डुअल नेचर। देन इट पोजेस डुअल नेचर माने अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो कैसा हो, माइक्रोस्कोपिक नेचर का हो या फिर मैक्रोस्कोपिक नेचर का हो। माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसका साइज जो है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का हो, और मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसका साइज 1 मीटर एंड अबव हो जाए, 1 मीटर एंड अबव। ऐसा कुछ भी हो तो, और ये दोनों साइज चाहे माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, ऑब्जेक्ट अगर किसमें है, दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, ये किसमें है, मोशन में है। अगर ऐसा है तो वो क्या नेचर शो करेगा, डुअल नेचर शो करेगा ही करेगा, डुअल नेचर शो करेगा ही करेगा। और डुअल नेचर का क्या तात्पर्य है, डुअल नेचर मतलब बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ये दोनों नेचर पोजेस करता है। और जो उन्होंने इक्वेशन दिया है, बढ़े आगे, जो ये लिख लिए, जो उन्होंने इक्वेशन दिया है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। डन। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर कौन चीज क्या क्या है लिख लीजिए, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H is Planck's constant, P is momentum, M is mass of the object, and V is speed of the object, speed of the object। लिख लीजिए। बढ़ा जाए आगे। अब इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, जल्दी से देख लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे किया गया। E इज इक्वल टू आपने एच म्यू पढ़ा था, ये किसने दिया था, प्लैंक ने दिया था। ये प्लैंक्स का थ्योरी था, प्लैंक्स थ्योरी। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टाइन्स थ्योरी। दो साइंटिस्ट के थ्योरीज को मिलाकर स्टडी कर कर, सिर्फ मिलाया नहीं होगा, इसको स्टडी भी किया होगा। अब दोनों एनर्जी है तो दोनों कैन बी इक्वेटेड, तो इसने इक्वेट कर दिया। एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट है, दोनों इक्वेशन को उसने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये क्या हो गया, नॉट नाउ। बढ़ा जाए आगे। अब एच म्यू इज इक्वल टू कितना बोला, एच म्यू लैम्डा म्यू हो गया, एच म्यू लिखा हुआ ना, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, एच इज इक्वल टू
म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक सी से एक सी कैंसिल, बचा क्या? एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, वो नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई एम सी, या फिर किसी एक्स वाई जेड पार्टिकल के लिए एच बाई एम भी। ये तो सिर्फ उसके लिए ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये एच बाई एम सी होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और एच अपॉन एम भी होगा फॉर एनी अदर पार्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों डब्बा आप बंद, दोनों को डब्बे में आप क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। दोनों को आप डब्बे में क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। डेरिवेशन आसान है, सरल है, 2 स्टेप में डेरिवेशन हुआ है, कोई इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। डन। Thus we can conclude that wave and particle nature of moving material object, thus we can conclude that wave and particle nature of moving object are inversely proportional. Thus we can conclude that wave and particle nature of moving object are inversely proportional to each other. देखिए ध्यान से, लैम्डा इज 1 अपॉन मोमेंटम। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, मोमेंटम मतलब पार्टिकल नेचर। मोमेंटम मतलब कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, क्योंकि यह है मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों ही कहां आता है? पार्टिकल नेचर में। और लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट नेचर? लैम्डा मतलब वेव नेचर। और दोनों आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो ये छोटा होगा, और ये अगर छोटा हुआ तो ये बड़ा होगा। ये कब छोटा होगा? जब इसका मास बहुत छोटा हो। मास बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो रही है। मास बहुत छोटा माने इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब ये बहुत छोटा हो गया। अगर ये बहुत छोटा हो गया तो इसका मतलब मोमेंटम छोटा। मोमेंटम छोटा मतलब इसका लैम्डा बड़ा। लैम्डा बड़ा मतलब वेवलेंथ बड़ा, यानी इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कम होगा। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में ज्यादा पार्टिकल नेचर है, कम वेव नेचर है, वेयर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में ज्यादा वेव नेचर है और कम पार्टिकल नेचर है। डन। कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं आप, हाँ, मास और स्पीड दोनों ही है ना। मोमेंटम तो मास और स्पीड दोनों है। हाँ, तो 10⁻6 है और ये 10⁻31 है। आप 6 घटा भी दीजिएगा तो -25 पर है, तो क्या ही हो जाएगा। सवाल लिख लीजिए, पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, कंपेयर द लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन and a ball moving with a speed of 10⁻⁻5 meter per second. Compare the lambda for electron and a ball moving with 10⁻5 meter per second. 10⁻5 meter per second. Then 10⁻5 meter per second पर आपने उसको लैम्डा निकालना है। The mass of electron is 9.1 into 10⁻31. The mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg and mass of ball is 0.1 kg. Mass of electron is 0.1 kg. चलिए पहले फॉर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला आप लिखाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी 6.626 इंटू 10⁻34। माइनस की प्लस, अरे बोलते नहीं, माइनस की प्लस
-34 होल डिवाइडेड बाई मास है 9.1 (10⁻31) इंटू 10⁵ लैम्डा निकालिए कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। जब सारी वैल्यू को आपने पुट किया है तो लैम्डा आ रहा है 7.29 इंटू 10⁻9 मीटर। देख लीजिए आएगा, ये -31 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +31, तो ऊपर बच गया -3 और ये है 5, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -5, -3 -5 -8 और डिवाइड करिएगा तो एक डेसिमल और खिसक सकता है, तो टोटल -9 है। तो ये लैम्डा कितना है, नैनोमीटर के रेंज का है। ये किसका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना है, नैनोमीटर के रेंज का है। अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जो छोटा सा गेंद है, बॉल है, उसका कितना आएगा। तो फॉर बॉल निकालिए, फॉर बॉल क्या होगा, तो जब आप फॉर बॉल निकालेंगे तो सेम लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, H/mv 6.626 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाई मास उसने 0.1 kg बोला है और ये 10⁻⁴ कितना है 5 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लैम्डा आता है 6.626 इंटू 10⁻38 मीटर। कितना आ रहा है 10⁻38 मीटर। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां का लैम्डा कितना आया है 10⁻38 मीटर और ऊपर वाले का लैम्डा कितना था 10⁻9। ये तो फिर भी डिटेक्ट कर लेंगे, ये कहां से डिटेक्ट कर पाएंगे 10⁻38 माने 10⁻40। जीरो से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ से लिखेंगे ना, तो 40 को लिखने में हमको लगता है हमको दीवार पार कर जाना पड़ेगा। 0.0000 करके लिखेंगे तो 40 को डॉट डालने के बाद नंबर आएगा जो कि आएगा 626, उतना में हमको लगता है हम गेट के उस पार हो जाएंगे। तो इतना छोटा नंबर है, इसको डिटेक्ट करना हाईली इंपॉसिबल। ये फिर भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका लैम्डा 10⁻9 है तो हम कह रहे हैं बहुत बड़ा लैम्डा है। अच्छा 10⁻8 का क्या होगा, जबकि यही अपने आप में कितना छोटा है, यही अपने आप में बहुत छोटा है ना, 10⁻9 है। इसी को हम कह रहे हैं कि इसका लैम्डा इतना है कि हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो इसी को हम लोग छोटा मानते हैं। तो ये तो कितना छोटा है उसका कोई बातें छोड़ दीजिए। डन, कोई दिक्कत। होमवर्क लिखिए, राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। राइट 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। हाँ आपका मन ये लिखना है, सिर्फ होमवर्क करना नहीं है। करते तो आप कभी नहीं है तो उसको क्या बस लिख दीजिए कि हाँ होमवर्क है, करते नहीं है तो देखो होमवर्क को लिख लेते हैं पूरा HOMEWR के। हाँ वो ये इतना ही करना रहता है, इससे ज्यादा नहीं। हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ Bohr's postulate from de Broglie equation। de Broglie equation। अभी देखिए, मैं अभी थोड़े देर पहले आपको बोल रहा था कि वो जो MVR इज इक्वल टू NH/2π है, ये बोर नहीं बता पाए थे कि कहां से आया, लेकिन अभी डी ब्रोगली इक्वेशन से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अब ये जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये ठीक से गोल बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, ऐसे गोल बनाना चाहिए, क्या है ना, इसको यहां ले आइए, ये बन गया गोल। अब इस गोल में पहले थ्योरी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा था, ऐसे चक्कर काट रहा था, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का आपने देखा क्या है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर कम है और कौन सा नेचर ज्यादा है, वेव नेचर ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, वेव की तरह मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए अब कैसे मूव करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है,
एक ही स्टेप में किए थे क्या? तब तो इसको 1 मिनट, एक ही स्टेप में किए थे तब तो गड़बड़ा गया, खेला नहीं। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो ये ऐसे जाके इसको यहाँ मिला देते हैं। डन। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा कोई बात, जाने दीजिए। आप लोग यहाँ देखिए, ये आ गया। अब यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है? वो इस प्रकार से ऐसे 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 करके मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? यानी ये वेव नेचर है, क्योंकि अभी हमने जस्टिफाई किए भाई उसके पास वेव नेचर है। वेव नेचर है तो वेव की तरह चलेगा। अब जब वेव की तरह चलेगा तो वेव की तरह चलेगा तो ये इसका एक वेव हुआ, ये ऐसा इसका 2 वेव हुआ, ऐसे 3 वेव, ऐसे 4 वेव, ऐसे 5 वेव। ये जब भी ये कंप्लीट करेगा तो n नंबर ऑफ वेव्स में कंप्लीट करेगा। और एक वेव का जो एक बार साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा यानी वेवलेंथ कहते हैं। यानी जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई r, वो किसके बराबर होगा? n लैम्डा के बराबर होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। 2 पाई r किसके बराबर होगा? n लैम्डा के बराबर। तो यहां से लैम्डा कितना आएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r बाई n। ठीक। डी ब्रोगली ने लैम्डा क्या बोला? h बाई एम भी। चलिए, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन, ये वेव का इक्वेशन। और डी ब्रोगली ने अपने इक्वेशन, सॉरी डी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन में, डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दिया वहां लैम्डा क्या लिखे हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। 1 और 2 दोनों ही क्या है? लैम्डा है। दोनों को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। तो चलिए बराबर करते हैं। तो लैम्डा h अपॉन एम भी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई r बाई n। यहां से एम भी आर, ये दिखाई दे रहा है, एम भी आर एक साइड कर लीजिए और जो बच गया उसको एक साइड। एम बी आर उधर चला गया, इधर क्या बचा? एन एच अपॉन 2 पाई। और ये क्या आ गया? डी ब्रोगली का जो उन्होंने इक्वेशन लिया था उसको प्रूफ किसने किया? बोर ने जो इक्वेशन लिया था उसको प्रूफ किसने किया? डी ब्रोगली ने प्रूफ किया। लेकिन कब प्रूफ हुआ? जब इलेक्ट्रॉन को आपने क्या माना? वेव माना। अगर इसको हम पार्टिकल मान रहे थे जो वो लोग मान रहे थे, तब तो खेला गड़बड़ हो गया था, तब तो हमारा ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जैसे जैसे ओरिजिनलिटी के करीब जा रहे हैं, चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जब तक ओरिजिनलिटी के करीब नहीं थे तब तक तो बकवास पढ़ रहे थे, कुछ भी इधर उधर पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ओरिजिनलिटी के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ जस्टिफाइड लग रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार बताइए, ऐसा था अभी तक हम लोग क्या बकवास पढ़ रहे थे, सब गलत सलत पढ़े जा रहे थे। लॉजिक क्लियर है कि क्यों ऐसा हुआ? डन। बढ़े आगे, बढ़ा जाए? नहीं, जल्दी लिखिए। तो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है उससे हमने जस्टिफाई कर दिया कि NH अपॉन 2 पाई कहां से आया। डन। इसके बाद बस 2 थ्योरी रह जाती है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर का क्वांटम थ्योरी, और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम लोग को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। तो जितना फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें? एक तो पढ़ें लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी, एक ये पढ़ लिए जो एम बी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, एक पढ़ लिए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्या क्या पढ़ाएंगे? बच्चा है 2 ठो आपका? अच्छा बच्चा है कह रहे हैं, मैंने कहा मेरा जो 2 ठो बच्चा है। नहीं नहीं, आज नहीं पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगली क्लास में न्यूमेरिकल आज करवाएंगे। हाँ, अगली क्लास में आपके बच्चा के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उधर से जाइए आप। अरे क्या आप बात करते हैं, आप उसी टाइम चल गए थे, हम तो उसी टाइम सोच लिए आप चले गए, आप वापस क्यों आए फिर? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट
कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन with 1% speed of light, with 1% speed of light, with 1% speed of light. अच्छा सवाल है, कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। कैलकुलेट दी डी ब्रोगली, लाइट डायरेक्ट नहीं देके क्या बोला, 1% स्पीड ऑफ लाइट, यानी 1/100 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ सॉल्व कर लीजिएगा, 3 × 10⁶ आएगा और उसी का आपका स्पीड ऑफ लाइट लेना है। क्या रहा, कैलकुलेट दी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, लैम्डा जो हम लोग अभी लिखे थे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1% द स्पीड ऑफ लाइट, 1% द स्पीड ऑफ लाइट। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है वो 1% स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट का 1%। सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी। लैम्डा इज इक्वल टू एच आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू बस स्पीड जो है वो क्या है 1%, यानी 1/100 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां पे आप क्या लिखिएगा, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लैम्डा आएगा 2.43 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये आपका क्या आ गया, लैम्डा आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर, सरल सवाल, यूज द फॉर्मूला गेट द आंसर, समथिंग ऑफ दैट काइंड। नहीं है, फॉर्मूला यूज किया आंसर लाए। क्वेश्चन लिखा जाए दूसरा नंबर का, बढ़े आगे, लिख लिए, लिखे क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, बढ़े, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन with wavelength 4.8 picometer, 4.8 पिकोमीटर, 4.8 कितना है, पिकोमीटर है। अब ध्यान से देखिए, 4.8 पिकोमीटर अगर आपका लैम्डा आया है तो लैम्डा कितना दिया हुआ है, 4.8 पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर, और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास आप जानते हैं, बस आपको कोई क्या बता दे, वेलोसिटी बता दे, और लैम्डा अगर पता है तो मैं शायद वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो v इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू लैम्डा, 6.626 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शायद कहीं कट पीट जाए। लैम्डा कितना आ गया, 4.8 इंटू 10⁻12, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4.8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब अगली पेज पर काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी की जगह पर वही वाला एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 6.626 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 4.8 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। अब ये एक बार में एक बार कट गया, एक बार बच जाएगा, फिर भी
हाफ इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, एक बच जाएगा, और 4.8 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.051 इंटू 10⁻⁻14 जूल, -14 जूल। और ये आपका क्या हो गया, कौन सा n, कौन ये, इसका वैल्यू डाल दिए 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को हमेशा ही पता होता है, नहीं पता होता है क्या? पता होता है ना, डाले आंसर आएगा। एक अच्छा सवाल करिए, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ wave made by Bohr electron in one complete revolution, in its third orbit, ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, n का वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैम्डा, मुझे क्या चाहिए इसके लिए, लैम्डा चाहिए। लैम्डा का वैल्यू फिर कहां से निकल के आएगा, थर्ड ऑर्बिट पे लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, करिए करिए, कॉपी में करिए। वो सब कुछ डालने का नहीं है। देखिए MBR इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, NH/2π। खुद कह रहा है कि कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो आप कह सकते हैं MBR इज इक्वल टू 3H/2π। यहां तक कोई डाउट? आपको पूछा है 2πr जो है वो किसके बराबर, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा के बराबर। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 2πr बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, h/mv जानते हैं ना। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी आज की क्लास में पढ़े हैं, ये सब हमने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, बस यहीं से थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया लैम्डा का वैल्यू ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1। यहां से यहां लैम्डा का वैल्यू पुट कर दें क्या, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए n इज इक्वल टू आएगा 2πr इंटू 1/λ। तो ये तो लैम्डा है, तो 1/λ क्या हो जाएगा, mv/h। तो यहां पे क्या लिख दें, mv/h लिख दिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो
तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एम भी बाई एच। अब यहां देखिए एम भी बाई एच निकाला जा सकता है क्या? एम भी बाई एच निकाला जा सकता है। तो इस वाले इक्वेशन से आप एम भी बाई एच निकालिए। एम भी बाई एच कितना आएगा? 3 बाई 2 पाई आर आएगा क्या? देखिए तो 3 बाई 2 पाई आर आएगा। यहां पे एम भी बाई एच का वैल्यू हम पुट कर दें यहां से, तो कितना आएगा? 2 पाई आर इंटू 3 बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर कटता हुआ दिख रहा है क्या? एन का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? एन का वैल्यू 3 दिख रहा है। एन का वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है एन का वैल्यू 3 दिख रहा है। तो आंसर क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ गया? एन इज इक्वल टू 3। यानी कितने लैम्डा लेगा वो? 1 2 3। 3 लैम्डा में, यानी 3 चक्कर काट के, 3 कंप्लीट लैम्डा पूरा करके वो 1 चक्कर काट लेगा। किस में? थर्ड ऑर्बिट में। कौन? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, यहां तक रखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।